हेलो स्टूडेंट्स। आपने सुना होगा 1969 में अपोलो मिशन किया गया था नासा के द्वारा, जिसमें नासा ने क्लेम किया है कि वो चांद पे पहुंच गए थे। लेकिन 1969 में ही इंडिया कहां पे था? इंडिया अपनी पहली ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस से रिलेटेड पहली ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर रहा था ऑन 15th ऑफ अगस्त 1969, दैट इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 1974 में हम अपना पहला सैटेलाइट डेवलप करते हैं जिसका नाम था आर्यभट्ट, और उसको लॉन्च किया गया यूएसएसआर, देन यूएसएसआर, इन 1974। उसी के बाद में 1980 में इंडिया ने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी डेवलप किया और अपना खुद का रिमोट सैटेलाइट भी डेवलप किया, और लॉन्च भी उसी से किया गया। यानी SLV-3 जो हमारा पहला लॉन्च व्हीकल था, उससे हमारे जो रोहिणी सीरीज के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थे उसको लॉन्च किया गया 1980 में। उस टाइम पे नासा और इसरो के बीच में बहुत ही बड़ा गैप था, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इंडिया ने इस गैप को बहुत ही कम कर दिया है। इस गैप की अगर हम बात करें तो इंडिया ने सोचा भी नहीं था कि फ्यूचर में कि वो चांद पे भी जाएगा और मार्स को भी एक्सप्लोर करेगा, सैटर्न के ऊपर स्टडी करेगा और वीनस के हॉट एनवायरनमेंट को भी स्टडी करेगा। डेफिनेटली आज ये प्रूव हो चुका है कि इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटीज को प्रॉपरली दिखाया है और दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर हम चाह लें, अगर हम कोई चीज चाहते हैं और कुछ डेवलप करना चाहते हैं तो उसको हासिल करके ही छोड़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, जिसमें इंडिया ने एक प्लान डिसाइड किया है, एक प्रोजेक्ट डिसाइड किया है, गगनयान। गगनयान 2025 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को 3 दिन तक 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ माइक्रोग्रेविटी में घुमाया जाएगा, और वहां पे ये 3 एस्ट्रोनॉट्स माइक्रोग्रेविटी को एक्सपीरियंस करेंगे और डेटा रिकॉर्ड करेंगे। 3 दिन कंप्लीट होने के बाद इनको वापस सेफली बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप करा दिया जाएगा और कोस्ट गार्ड की हेल्प से उनको रिकवर भी करा लिया जाएगा। ये सारी प्लानिंग चल रही है फ्यूचर में होने वाले बड़े मिशन, जो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन होगा, मार्स रोवर मिशन होगा, सैटर्न मिशन होगा, जहां पे हम ह्यूमंस को भेजने वाले हैं दूसरे प्लैनेट्स पे। डेफिनेटली आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, गगनयान को आज डिटेल में समझते हैं कि क्या है प्रोजेक्ट गगनयान, कौन से व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है इसकी लॉन्च की, और इससे हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं और क्या क्या चैलेंजेस होंगे। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। गगनयान मिशन, इंडियाज मैन्ड मिशन। बात करें मिशन की, अगर इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये पहला ह्यूमन का एक प्रोग्राम होगा इंडिया का, यानी इंडिया का पहला मैन मेड और मैन मिशन होगा, जिसमें हम ह्यूमंस को किसी हाइट पे, यानी लगभग 400 किलोमीटर हाइट पे ऊपर अर्थ एटमॉस्फेयर थे, हम यहां पे भेजेंगे, जहां पे वो माइक्रोग्रेविटी को एक्सपीरियंस करेंगे। इट्स इनवाइज्ड बैक इन द 2007। फॉर दिस ISRO started research and development for various critical technologies that would be required for this mission। यानी ये प्रोग्राम आज का नहीं है, 2007 में हमने इसको डिसाइड कर लिया था और अब हम 2025 में इसको लॉन्च भी करने वाले हैं। Project got delayed due to the various reasons on August 2018 when the country celebrated its 72nd independence day. The Prime Minister announced that India will be sending a man or humans in the space। बजट की अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का टोटल इसमें कॉस्ट आएगा, जिसमें हमारा क्रू मॉड्यूल इंक्लूडेड होगा, जिसमें हमारा जो मशीन्स है वो इंक्लूडेड होंगी, एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग इंक्लूड होगी, और जो लॉन्च व्हीकल इनको लॉन्च करेगा वो सब इंक्लूड करके लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का इसमें एस्टिमेट लगाया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और ये फंड जो है वो रिलीज किया जा रहा है इंस्टॉलमेंट्स में। द मिशन लॉन्च गॉट डिलेड ड्यू टू द कोविड-19। फर्दर ये कोविड-19 में एक तरीके से वहां पे जो प्रॉब्लम्स आई थी पूरे वर्ल्ड के सामने, एक कोरोना की वजह से यहाँ पे इसको डिले कर दिया गया, और अब एक्सपेक्टेड है कि इसको लेट 2025 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इंडियन एकेडमी और इंडस्ट्रीज विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी अगर इनके ऑब्जेक्टिव्स की मेन बात करें तो इसके अंदर में मेन चीज है कि हम इसकी अपनी कैपेबिलिटी को जो हम बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें हम ह्यूमन को किसी दूसरे प्लैनेट पे फ्यूचर में जो भेजना चाहते हैं उसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट होगा गगनयान।
दूसरा, अगर हम बात करें इन ए लॉन्ग रन इट विल ले दी फाउंडेशन फॉर ए सस्टेन्ड इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। इससे हम ये भी पता लगा पाएंगे कि कितना कॉस्ट आता है और मिनिमम रिसोर्सेज में हम किस तरीके से ह्यूमंस को दूसरे स्पेस में, दूसरे जो प्लैनेट्स हैं, एटमॉस्फेयर है, एस्टेरॉइड्स है, वहां तक किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। कुछ इस तरह का दिखता है हमारा गगनयान का ये पूरा मॉड्यूल, जिसके अंदर में अपर पार्ट जो है उसमें क्रू मॉड्यूल होगा और नीचे पार्ट में मशीनरीज होंगी जो कि एक्सपेरिमेंट करने में काम आएगी, स्पेशली जो माइक्रोग्रेविटी के अंदर में होगा। पैराशूट से इसको वापस से डिप्लॉय कर दिया जाएगा, यानी ड्रॉप कर दिया जाएगा हमारे बे ऑफ बंगाल में, और वहां पे इसको कोस्ट गार्ड के थ्रू से इसको कवर कर लिया जाएगा। In order to ensure crew safety in this program, various precautionary and safety measures were required. Definitely अगर हम टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसमें किसी की जान नहीं जानी चाहिए, ये एकदम सेफली होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम ह्यूमंस को भेजने वाले हैं। डेफिनेटली अगर कोई फॉल्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो कई सालों तक इस तरह के प्रोजेक्ट इंडिया शायद नहीं कर पाएगा। तो पहले से ही इंडिया ने पूरा का पूरा सेफ्टी मेजर्स कर लिए हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए हैं, जिसमें सेफ्टी को पहले प्रायोरिटी दी गई है, उसके बाद में हमारा एक्सपेरिमेंट्स होगा। डेफिनेटली ये होपफुली ये सब बढ़िया होगा। इंडिया जब लॉन्च करेगा तो ये सक्सेसफुल होगा 2025 में। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, हैबिटेबल ऑर्बिटल मॉड्यूल, क्रू एस्केप सिस्टम एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इन सभी के ऊपर में वर्क किया जा रहा है और पिछले कई सालों से इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल की अगर हम बात करें तो GSLV मार्क 3 या फिर लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो कि एक ही है, इसका लेटेस्ट वर्जन है HRLV, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। सो ये और कोई व्हीकल नहीं है, ये इन्हीं के मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें एक ऊपर की तरफ में एक ह्यूमन रेटेड क्रू मॉड्यूल इसमें लगाया गया है, जिसमें ह्यूमंस को या फिर एस्ट्रोनॉट्स को इसमें इसके थ्रू भेजा जाएगा। फर्दर अगर हम बात करें HRLV की, ये 3 स्टेज रॉकेट है, जिसमें फर्स्ट स्टेज होती है सॉलिड स्टेज, जिसमें हम जनरली HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट पोलीब्यूटाडीन नाम का जो प्रोपेलेंट है, फ्यूल है, उसको यूज करते हैं। सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल यूज किया जाता है, जिसमें जनरली MMH मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन, नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड और मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे फ्यूल यूज करते हैं। थर्ड स्टेज जो होगा उसमें यूज किया जाएगा क्रायोजेनिक इंजन, जिसमें क्रायोजेनिक फ्यूल यूज किए जाते हैं। जनरली इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज किया जाता है लिक्विड फॉर्म में। उदाहरण के तौर पे अगर इसकी बात करें तो ये फर्स्ट स्टेज है, दिस इज सेकंड स्टेज, और ये है थर्ड स्टेज, और थर्ड स्टेज के ऊपर ये लगा हुआ है ह्यूमन रेटेड क्रू मॉड्यूल, जो कि हमारे 400 किलोमीटर हाइट पे 3 दिन तक रेवोल्यूशन करेगा अर्थ के चारों तरफ। इट कंसिस्ट ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर एस्ट्रोनॉट्स को एस्केप आउट होना है तो इवैक्यूएट होने के लिए जो प्रॉपर पैड सिस्टम है वो लगाया गया है, पैड अबॉर्ड टेस्ट किए गए हैं, ताकि इमरजेंसी के केसेस में एस्ट्रोनॉट्स को वहां से सेफली बाहर निकाला जा सके। प्लस में ऑर्बिटल मॉड्यूल जो प्रॉपरली उसको एक सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाने में हेल्प करेगा, अलॉन्ग विद द सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज एंड द क्रायोजेनिक स्टेज, जो कि मैंने अभी बताया। ये यूपीएससी पिछले कई सालों में ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछ चुका है, जिसमें वो स्टेजेस भी पूछ लेता है। उदाहरण के तौर पे 2022-23 में इसमें और इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आए, जिसमें स्टेजेस पूछी गई हैं GSLV की, उसकी कैरिंग कैपेसिटी पूछी गई है। तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करें इसके अंदर जो ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा, ऑर्बिटल मॉड्यूल के अंदर में क्या प्रेजेंट होगा, इट कंसिस्ट ऑफ द क्रू मॉड्यूल एंड द सर्विस मॉड्यूल। 2 तरह के मॉड्यूल्स इसमें प्रेजेंट है। क्रू मॉड्यूल जिसके अंदर में 3 एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस होगा, डेफिनेटली स्पेस इसमें 7 एस्ट्रोनॉट का है, बट सेफ साइड के लिए यहां पे 3 एस्ट्रोनॉट्स को ही भेजा जाएगा। ऐसे ही सर्विस मॉड्यूल जो वहां पे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, स्पेशली अगर हम बात करें मेनली जो माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस करेंगे, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को वहां पे भेजा जाएगा इस सर्विस मॉड्यूल में। कभी अगर जरूरत पड़ती है तो जो क्रू मॉड्यूल एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इस सर्विस मॉड्यूल के अंदर में एंटर करके वहां पे अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, वापस से वो अपने क्रू मॉड्यूल में जाएंगे। यानी एक बड़ा चैम्बर है जिसको 2 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक चैम्बर को हम बोल रहे हैं ऑर्बिटल मॉड्यूल या फिर क्रू मॉड्यूल, और दूसरे को बोला जा रहा है सर्विस मॉड्यूल।
क्रू मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो ये एक बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि हमारा अर्थ के जैसा एनवायरनमेंट होगा फॉर द ऑन बोर्ड क्रू मेंबर्स। इट विल कंसिस्ट ऑफ ए ह्यूमन हैबिटेबल मॉड्यूल। डेफिनेटली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेल करेंगे ह्यूमंस, उसको किस तरीके से एक्सेल किया जाए, किस तरीके से निकाला जाए, वहां पे जो फूड जो रिक्वायरमेंट है इन एस्ट्रोनॉट्स की, जो जो भी रिक्वायरमेंट है एस्ट्रोनॉट्स की, वो सब प्रोवाइड की जाएगी इस क्रू मॉड्यूल के अंदर में, अंडर द कंट्रोल सिस्टम, क्रू कम्युनिकेशन, नेविगेशन, गाइडेंस एंड एवियोनिक सिस्टम, ताकि वो हमारे जो अर्थ स्टेशन हैं वहां पे कांटेक्ट कर सके। तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स, यहां पे कुछ छोटे छोटे जो रोबोट्स होते हैं उनको भी ले जाया जाएगा। नेविगेट करने के लिए सिस्टम्स लगे होंगे ताकि पता चल पाए अर्थ स्टेशन पे कि अभी हमारा जो क्रू मॉड्यूल है, ऑर्बिटल मॉड्यूल है, वो एक्चुअली में कहां है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये डबल वॉल्ड रिजिड कंस्ट्रक्शन है। डेफिनेटली जब ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस करेगा, चाहे जाते वक्त चाहे आते वक्त, तो फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर बढ़ सकता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये कंबस्ट आउट हो सकता है, बस्ट हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए हमने इसको मल्टी लेयर्ड सिस्टम में कन्वर्ट किया है। मेनली डबल वॉल्ड सिस्टम होगा जिसमें जो इनर वॉल है वो प्रेशराइज्ड है, काफी ज्यादा हैवी होगी, और जो अपर वॉल है वो अनप्रेशराइज्ड है। बट अनप्रेशराइज होने के साथ साथ थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम इसके अंदर में लगा हुआ है। थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर में दो चीजें इंक्लूड होती हैं। पहला होता है टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी, यानी हम पहले ही इस तरह के जो मेटल्स होते हैं, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको यूज करते हैं जो हाई टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होते हैं। दूसरा, इसमें लगाए जाते हैं रिफ्लेक्टर्स, ताकि जब भी कोई एयर आएगी तो वो रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाए और उसका ज्यादा इंटरेक्शन ना हो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ में। तो दोनों सिस्टम पैरेलली वर्क करते हैं हमारे इस आउटर जो अनप्रेशराइज्ड एक्सटर्नल सिस्टम है, दैट इज प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। इट हाउसेस ह्यूमन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसके अंदर में प्रेजेंट होगा, एवियोनिक सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा, क्रू इंटरफेस प्रेजेंट होगा, प्लस में डी एक्सेलरेशन के लिए जो स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए जरूरत होगा वो भी हमारे इस क्रू मॉड्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होगा, ताकि क्रू अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाए। री एंट्री करने के लिए एटमॉस्फेयर में सेफ्टी कंसर्न के लिए यहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी लगाई गई हैं जो डेफिनेटली जो सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे इन एस्ट्रोनॉट्स को, चाहे वो डेटा कलेक्शन की बात है, चाहे वो हीट की बात है, चाहे वो रिटर्न आने की बात है। हर लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट और इसरो जो है पूरा अपने एफर्ट डाल रहा है ताकि एस्ट्रोनॉट्स को सेफली वापस अर्थ पे लाया जाए। मॉड्यूल में स्पेशली पहला मॉड्यूल है, ऊपर वाला जो मॉड्यूल है दैट इज क्रू मॉड्यूल, जो स्पेशली हैबिटेबल है एस्ट्रोनॉट्स के लिए। दूसरा है सर्विस मॉड्यूल, जो पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, मेन जो हमारा इस टाइम पे जो पर्पस है वो बड़े एक्सपेरिमेंट्स करने का नहीं है, मेनली है किस तरीके से ह्यूमन सर्वाइव कर सकते हैं आउटर स्पेस के अंदर में, किस तरीके से ह्यूमंस को कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है आउटर स्पेस में, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके बॉडी के ऊपर माइक्रोग्रेविटी का क्या इंपैक्ट पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो अभी सुनीता विलियम्स जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काफी दिनों से वहां पे फंसे हुए हैं, उनके साथ में दूसरे एस्ट्रोनॉट भी हैं जो कि वापस से अर्थ पे अभी नहीं आ पाए हैं। 2025 स्टार्टिंग में फरवरी में शायद इनको वापस लाया जाएगा, जिसने जो इलॉन मस्क है उनकी कंपनी स्पेस एक्स ने पूरा प्रोग्राम बना लिया है। लेकिन उनके बॉडी के ऊपर न्यूज आ रही है, जो हमें पता चल रहा है, उसके थ्रू पता चलता है कि हमारी जो सुनीता विलियम्स है और जो दूसरे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके ऊपर में एनवायरमेंट का, जो वहां पे स्पेस का, माइक्रोग्रेविटी का एक नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके जो ब्लड काउंट्स है वो कम होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। डेफिनेटली इस सारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये हमें करने को मिलेंगे इस मॉड्यूल के अंदर, सर्विस मॉड्यूल एज वेल एज द क्रू मॉड्यूल। दिस इज आर ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। जो साइड में होते हैं बूस्टर स्टेजेस होती हैं, इनको सॉलिड स्टेज बोलते हैं। ये है हमारा लिक्विड स्टेज एंड दिस थिंग इज एक्चुअली द क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक स्टेज के ऊपर में ये लगा हुआ है हमारा मॉड्यूल, जो कि ऊपर जाने के बाद 3 दिन ऑपरेट करेगा और उसके बाद में वापस से बे ऑफ बंगाल में इसको ड्रॉप करा दिया जाएगा। बात करते हैं क्रू एस्केप सिस्टम, किस तरीके से हमारा जो एक तरीके से जो क्रू मॉड्यूल होगा इन केस ऑफ इमरजेंसी, किस तरीके से वो वापस से अर्थ पे लैंड कराया जाएगा।
जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक पूरा का पूरा हमने HRLV यहाँ पे लगाया हुआ है। HRLV थोड़ी देर थोड़ी हाइट पे पहुंचने के बाद ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट जो होगा वो हमारा जो मेनली बूस्टर स्टेज था, जो इसको ऊपर ले जाने के लिए होगा, उसको हम ड्रॉप करा देंगे कहीं पे हमारा किसी पर्टिकुलर एरिया में, जो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। मे बी ये हमारा बे ऑफ बंगाल होगा। उसके बाद में जो हमारा क्रू मॉड्यूल है वो आगे जाएगा। क्रू मॉड्यूल के अंदर में भी अगर इन केस इनको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ता है तो एक मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल सेपरेट हो जाएगा इसके अंदर में, और सर्विस मॉड्यूल जो है वो आगे चला जाएगा, और क्रू मॉड्यूल जो है वो सेपरेटली होके धीरे 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 करके पैराशूट से वापस से ड्रॉप करा दिया जाएगा इसके अंदर में। वेट कम करने के लिए इन दोनों पार्ट को डिटैच करना जरूरी है, क्योंकि अगर क्रू मॉड्यूल जो है और जो हमारा सर्विस मॉड्यूल है वो एक साथ रहेगा तो वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारी स्पीड भी बढ़ सकती है, फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा और कंबस्ट भी हो सकता है। तो इन दोनों पार्ट को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। क्रू मॉड्यूल को धीरे धीरे करके लैंड करा जाएगा सी में या फिर हमारे लैंड स्टेशन के ऊपर। बात करते हैं कि अभी तक गगनयान के लिए कितने एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। लगभग 2014 के अंदर में 14 के अंदर में इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किए गए थे, जिसमें इस तरह के क्रो मॉड्यूल को पहली बार बना के हेलीकॉप्टर के थ्रू ड्रॉप किया गया था और इंपैक्ट देखा गया था। इसके अंदर में डमी एस्ट्रोनॉट्स को बैठाया गया था और उनके ऊपर में उनकी ब्लड वेसल्स के ऊपर, उनके ब्रेन के ऊपर, उनके जो ब्लड होती है उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, मसल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें टेस्ट की गई थी, जो सक्सेसफुल था। सेकेंड टेस्ट किया गया टेस्ट व्हीकल मिशन, यानी जो हमारा जो व्हीकल है उसका टेस्ट किया गया। थर्ड किया गया पैड अबॉर्ड टेस्ट, इमरजेंसी के केस में किस तरीके से एस्ट्रोनॉट्स को सेफली उतारा जाए, उसके लिए पैड अबॉर्ड टेस्ट किया गया था 2018 में। उसके बाद अनमैन्ड फ्लाइट, यानी एक बिल्कुल वैसे ही गगनयान जैसा ही एक ऑलरेडी हम इसको मिशन लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें पूरा का पूरा बस, लेकिन इसके अंदर में सिर्फ एक चीज नहीं थी जो कि है एस्ट्रोनॉट्स, यानी इसमें एस्ट्रोनॉट्स को नहीं भेजा गया और ये भी हमारा सक्सेसफुल रहा। और अब हमारा होगा मैंड मिशन, जो कि होने वाला है लगभग मिड ऑफ द 2025 या फिर लेट 2025 नेक्स्ट ईयर। बात करते हैं क्या सिग्निफिकेंस होगा इस तरह के मिशन से, क्या फायदा होता है किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी कंट्री को। डेफिनेटली इमीडिएटली हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन ये बूस्ट अप करता है फर्दर रिसर्च को, इकोनॉमिक पावर को बढ़ाता है, बायलैटरल रिलेशंस भी हमारे इससे अच्छे होते हैं, टेक्निकल एडवांसमेंट होती है, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमें एक रास्ता मिल जाता है। तो इससे इस तरह के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। इन टू अचीव फ्यूचर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे क्या क्या लूप होल्स है, कहां कहां पे हमारे नेगेटिव है, कहां कहां पे पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली जो बड़े प्रोजेक्ट करने वाले गगनयान के लिए, तो उसके लिए एक रास्ता हमारा साफ हो जाता है। किस तरीके से हम सोलर सिस्टम को यूज कर सकते हैं, रिटर्न मिशन किस तरह से करेंगे, जो हमारे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है फ्यूचर में वो किस तरह से किया जाएगा, वो हमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट से पता चल जाता है। यानी गगनयान अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा, बट इस एक्सपेरिमेंट में हमारे एस्ट्रोनॉट्स भी यहां पे जाएंगे। एक यूनिक अपॉर्चुनिटी टू इंस्पायर यूथ, डेफिनेटली इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमारे जो यूथ साइंटिस्ट हैं, यंग जनरेशन को एनकरेज करने के लिए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ द स्पेस एक्सप्लोरेशन, डेफिनेटली इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत ही ज्यादा काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। बात करें पोटेंट फॉरेन पॉलिसी टूल्स, डेफिनेटली फॉरेन रिलेशन जो है वो भी, अगर हम कोई टेक्नोलॉजी किसी कंट्री से हायर करते हैं या एक्वायर करते हैं या फिर बाय करते हैं, तो उस केस में हमारी उस कंट्री से भी अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। इट विल ओपन डोर फॉर डिप्लोमेटिक कोलैबोरेशन विद अदर स्पेस फेयरिंग nations, paving the way for joint missions, knowledge exchange and the international cooperation in space exploration, thereby strengthening international partnership हमारी जैसे बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे चंद्रयान 1 के अंदर में, 2 के अंदर में हमने डिसाइड किया था रशिया के साथ उसको लॉन्च करने का, लेकिन रशिया के कुछ टेक्निकल इश्यूज होने की वजह से रशिया को हम साथ नहीं ले जा पाए। चंद्रयान 2 सिर्फ इंडिया ने खुद ही किया, जबकि पहले 2008 में डिसाइड किया गया था कि इसको साथ ले जाया जाएगा। बट यस, इस तरह के जो फर्दर जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जो हमारे मिशंस होंगे, उसमें जो खासा हेल्पफुल होगा ये इस तरह के मिशंस दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन बनाने में। साइंटिफिक ब्रेक थ्रू होता है इसके अंदर में, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन इन द माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट फैसिलिटेटेड बाय गगनयान कैन लीड टू द ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन, मटेरियल साइंस एंड बायोलॉजी। जब हम गगनयान प्रोजेक्ट के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम कुछ इस तरह की मेडिसिन बना रहे होंगे, इस तरह के कुछ मटेरियल्स बना रहे होंगे जो इसमें हमें हेल्प करेंगे। इस तरह के जो हमारे
बायोलॉजिकल सिस्टम्स के ऊपर जो स्टडी होगी, ये दूसरे जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें भी हमें हेल्प करेगा। यानी अगर हम कोई मेडिसिन इस प्रोग्राम के लिए बना रहे हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स को अगर इनकेस इमरजेंसी मेडिसिन लेना पड़े, तो वो जो मेडिसिन बनाई जाएंगी फ्यूचर में होने वाले प्रोग्राम में भी वो काम आ सकती है। मटेरियल्स फ्यूचर में काम आ सकते हैं, जो हमारे जो आप बोल सकते हैं मटेरियल्स हैं, और बायोलॉजिकल जो स्टडी है वो भी फ्यूचर में काम आएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जब पूरा वर्ल्ड देखता है कि इंडिया की कैपेबिलिटी को, कि इंडिया किस तरीके से बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली किसी मिशन को लॉन्च कर देता है, तो हम फैच कर सकते हैं बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स। दूसरी कंट्रीज हमें अब प्रोजेक्ट देने स्टार्ट कर दी है, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, रशिया। इवन अगर हम देखेंगे तो मिडल ईस्ट की काफी सारी कंट्रीज है जो हमें आज प्रोजेक्ट देती हैं अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। वो सिर्फ इस वजह से हो पाया है क्योंकि हमने कभी भी कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं बियर किया है इस फील्ड में। हम जब भी कोई लॉन्च किया है, हमने पूरे एक्सपेरिमेंट्स के साथ रिसर्च करने के बाद लॉन्च किया है, और हमारी जो एफिशिएंसी है वो 95% से भी ज्यादा की है। तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें बढ़ती है, स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें बढ़ सॉरी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, और हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें ये खासा काम करता है। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी।